रबर के इतिहास को अक्सर ही उस अमरीकी अन्वेषक के नजरिए से देखा जाता है जिन्होंने कर्ज और लगातार नाकामियों के बावजूद रबर को सख्त करने की प्रक्रिया खोज निकाली थी। इसी खोज ने बाद में कारों, ट्रकों, एरोप्लेन और दूसरी मशीनरियों के लिए टायर बनाने का रास्ता दिखाया। उस शख्स का नाम चार्ल्स गुडियर था। बहुराष्ट्रीय कंपनी द गुडियर टायर एंड रबर कंपनी ने चार्ल्स के सरनेम को दुनिया के इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि गुडियर से पहले रबर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी इससे पहले से वाकिफ थे। साल 1490 के आसपास इन मूल निवासियों ने एक तरह का मोम तैयार कर लिया था जो पेड़ों से मिलता था। ये पेड़ चीरा लगाने पर दूध जैसा पदार्थ देते और इसी से मोम तैयार किया जाता था। ये दूध जैसी सामग्री दरअसल एक गाढ़ा गोंद होता था और उस पेड़ का नाम था हेविया ब्रासिलियंसिस। रबर नाम मिलने की भी अपनी एक कहानी है। जब फ्रेंच लोग अमेज़न के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्थानीय मूल निवासी इन्हें काउचो ओक कहते हैं, जिसका मतलब होता है रोने वाला पेड़। लेकिन 19वीं सदी तक रबर वो चीज थी जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती थी। बीबीसी के पत्रकार टिम हरफोर्ड ने 50 थिंग्स दैट मेड द मॉडर्न इकोनॉमी नाम से एक सीरीज की थी, जिसमें उन आविष्कारों और खोजों के बारे में बताया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए। साल 1820 के दशक में रबर को लेकर दुनिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ने लगी थी। ब्राजील से यूरोप तक इसकी खेप बड़े पैमाने पर भेजी जा रही थी। जूते, हैट, कोट, लाइफ जैकेट रबर से तैयार होते थे। यहाँ तक कि चार्ल्स गुडियर की पहली नाकाम खोज इन्फ्लेटर ट्यूब बनाने की कोशिश ही थी, जिससे लाइफ जैकेट में हवा भरी जा सके। लेकिन ये इन्फ्लेटर ट्यूब सर्दियों में बेहद कड़े हो जाते हैं और गर्मियों में लचीले। टिम हरफोर्ड बताते हैं, किसी बेहद गर्म दिन में गुडियर ने देखा कि उसकी खोज पिघल रही है और उसमें से गंध भी आ रही थी। लेकिन इस नाकामी को भी गुडियर ने एक अवसर की तरह देखा। रबर को स्थिर बनाए रखने का तरीका खोजने में गुडियर ने 5 साल गुजार दिए। दिक्कत ये थी कि वो केमिकल इंजीनियरिंग के जानकार नहीं थे। उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार साल 1839 में चार्ल्स गुडियर ने अचानक अनायास रबर को और सख्त बनाने की प्रक्रिया खोज ली। रबर, सल्फर और आग के इस्तेमाल से उन्होंने जो तरीका खोज निकाला, उससे आधुनिक दुनिया में आमूलचूल बदलाव हुए। लेकिन अभी एक और आविष्कार होना बाकी था। साल 1880 के दशक के आखिर में स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन बॉयर डनलप के हाथों वो खोज हुई। इस नई चीज का नाम था टायर। साइकिल और कारों के टायर बनाने के अलावा रबर का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में स्वचालित काम के लिए ट्रांसपोर्ट बेल्ट्स बनाने में होने लगा। ये विद्युत का कुचालक था, इसलिए इसका इस्तेमाल केबल वायर के कवर में होने लगा। इससे कॉन्डोम तैयार किए जाने लगे। ऐसी कई चीजें जिनके लिए रबर जरूरी ही नहीं, अपरिहार्य बन गया था। रबर की मांग अचानक इतनी तेजी से बढ़ी कि यूरोप के देश दुनिया भर में इसकी खाक छानने लगे। इन्हीं कोशिशों के तहत एशिया में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई ताकि रबर प्लांट लगाए जा सकें। इन्हें हेविया ब्रासिलियंसिस कहा जाता है। लेकिन ये पेड़ बढ़ने में लंबा समय लेते थे। दूसरे ऐसे पौधों का भी पता चला जिनसे कम मात्रा में रबर मिलता था। पश्चिमी देशों के लिए रबर एक ऐसी चीज थी जिसके बिना उनका काम धंधा मुश्किल हो चला था। उन्हें अफ्रीका में इसके सबसे बड़े स्रोत का पता चला। दुनिया अफ्रीका के उस हिस्से को आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानती है। टिम हरफोर्ड बताते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के सामने सवाल ये था कि रबर की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जल्द से जल्द कैसे हासिल की जा सकती थी। अगर नैतिकता के मुद्दे को किनारे कर दें तो इसका सीधा सा जवाब था, किसी शहर में सशस्त्र लोगों को भेजो, महिलाओं और बच्चों को अगवा करो, और अगर फिर भी पुरुष पर्याप्त रबर न ला पाए तो किसी के हाथ काट दो या फिर उसके किसी रिश्तेदार की जान ले लो। इस हिंसक योजना के सूत्रधार थे इतिहास के सबसे बदनाम राजाओं में से एक, बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्वितीय। कॉन्गो को उस जमाने में कॉन्गो फ्री स्टेट ELC के नाम से जाना जाता था। कॉन्गो फ्री स्टेट का निजाम ऐसा नहीं था जिसे उपनिवेश के दायरे में रखा जा सके। ये तो बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्वितीय की निजी जागीर जैसा था। इतिहासकार सियान लैंग ने BBC हिस्ट्री मैगजीन के लिए लिखा था, ELC को दुनिया के सामने स्वतंत्रता और समृद्धि के एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने जान लिया कि दरअसल कॉन्गो के लोगों को गुलाम बना लिया गया है और उन पर आतंक के जरिए हुकूमत की जा रही है। कॉन्गो के पास तांबा, हाथीदार और रबर का अकूत भंडार था। किंग लियोपोल्ड ने एक तरफ तो उसकी लूट शुरू कर दी और दूसरी तरफ कॉन्गो के लोग सजा, यातना और शोषण से बचने के लिए मजबूर होकर काम करने लगे। निर्धारित मात्रा से कम रबर इकट्ठा करने वाले या काम छोड़कर भागने वाले मजदूरों के हाथ पांव काट देना आम सजाएं हो गई थी। कभी कभी तो घर वालों, पूरे कबीलों या फिर गांव के गांव उजाड़ दिए जाते थे। किंशासा में BBC संवाददाता रहे मार्क डमेट ने साल 2004 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, किंग लियोपोल्ड ने अपनी ELC को एक बहुत बड़े लेबर कैंप में बदल दिया था। यहाँ से रबर इकट्ठा करके उन्होंने अकूत दौलत जुटाई थी, लेकिन यहाँ उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ मासूम लोगों की जान ले ली थी। 1 करोड़ मासूम लोगों की जान जाने के आंकड़े पर भले ही विवाद हो सकता है, लेकिन किंग लियोपोल्ड की हुकूमत में हुई बर्बरता को लेकर कोई दो राय नहीं है। दुनिया में आज जितने रबर का उत्पादन हो रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा रोने वाले पेड़ों से नहीं आता, बल्कि सिंथेटिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंथेटिक रबड़ का विकास किया गया।
ये सस्ता तो था, लेकिन कुछ मामलों में प्राकृतिक रबर से बढ़िया भी था। उदाहरण के लिए साइकिल के टायर में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबर ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। लेकिन ऐसे उद्योग भी हैं जिनके लिए हेविया ब्रासिलियंसिस के पौधों से निकलने वाला रबर अपरिहार्य है। इन पौधों से तैयार होने वाले रबर का तकरीबन 3/4 हिस्सा भारी गाड़ियों के टायर बनाने में काम आता है। इंसान ज्यादा कारें, ट्रक और हवाई जहाजों का उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा रबर की जरूरत पड़ेगी और इसकी सप्लाई बिना विवादों के संभव नहीं है। साल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने एक स्टडी की थी। स्टडी की लीड रिसर्चर एलियोनोर वॉरेन थॉमस का कहना है कि रबर टायरों की वैश्विक मांग के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में जंगलों की कटाई बढ़ी है। उन्होंने बीबीसी से कहा था, साल 2024 तक मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4.3 से लेकर 8 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर नए पौधे लगाने की जरूरत होगी। इससे एशिया के जंगलों के बड़े हिस्से की कटाई का खतरा बढ़ेगा। वन्य जीवों पर भी इसका असर पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होने वाले रबर का इतिहास खून से सना है और उसका भविष्य पेड़ों की कटाई से।